हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। टोटल आपके 40 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया है। उसमें जितने भी जीके जीएस और हिंदी के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके आगे आने वाले शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न जो है इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फीकी की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, फीकी के अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और फीकी का जो गठन है ना, यानी फीकी की जो स्थापना है, ये आपका 1927 में किया गया था। तो 1927 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फीकी का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली भारत में स्थित है। और वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए डॉक्टर अनीस शाह जो है वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली जो है ओडिसी नृत्यांगना कौन थी। तो देखिए 1992 में पद्म भूषण पाने वाली जो है सबसे कम उम्र वाली जो ओडिसी नृत्यांगना है ना, ये सोनल मानसिंह है। तो सोनल मानसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह जो है ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और इन्हें 2003 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला भी जो है वो बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इनमें प्रमुख कलाकार में जो है आपके आध्या काकटीकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पाणिग्राही, इसके अलावा किरण सहगल, माधवी मुद्गल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरून लोवेन, मृता बारबी, इसके अलावा अदिति बंदो उपाध्याय, अरुणा मोहंती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था। तो देखिए सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में जो है ये भारत पर आक्रमण किया गया था। तो 326 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए ये जो आपके धनानंद थे ना, जो कि आपके नंद वंश के शासक थे, और सिकंदर ने धनानंद के शासनकाल के ही दौरान जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य का जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर रहा था ना, ये सबसे अधिक रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपका पूर्वोत्तर राज्य का पूछा गया था, तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है ना ये आपका मिजोरम राज्य का रहा था। मिजोरम राज्य का जो आपका लिटरेसी रेट रहा था ना वो आपका 91.33% रहा था, जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है 93.35% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 89.27% रहा था। और ओवरऑल में जो मिजोरम राज्य का जो साक्षरता दर पे जो है ये आपके तीसरे पायदान पे रहा था। पहले स्थान पे जो आपका केरल राज्य रहा था, दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप रहा था, और तीसरे स्थान पे आपका मिजोरम राज्य रहा था, और चौथे स्थान पे जो आपका गोवा राज्य रहा था। वहीं अगर भारत की साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस देश के साथ जो है भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता है, या फिर भारत का इसमें से कौन सा देश जो है पड़ोसी देश नहीं है। तो देखिए अगर भारत के पड़ोसी देश में ऑप्शन में आपका जो है जापान देश जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जापान है ना ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है।
तो जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच सेक्टर डज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कम्स अंडर, यानी परिवहन और भंडारण जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए परिवहन और भंडारण की बात कर ले तो ये जो आपका टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टर्शियरी सेक्टर को जो है अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र भी जो है वो कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र में जो है आपके व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, संचार और सेवाएं ये सभी जो आपके टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जो है हाल ही में ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जो है हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने जो है लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से जो है इन्हें नई दिल्ली में जो है वो सम्मानित किया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एलोरा की जो गुफाएं है ना ये कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए एलोरा की गुफाएं की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि एलोरा की गुफाओं का जो है कितने का एक समूह है। तो देखिए एलोरा की बात कर ले तो इसमें जो आपका 34 गुफाओं का जो है एक समूह है, जिसमें 17 जो गुफाएं हैं ना ये आपके ब्राह्मणवादी हैं, 12 आपके बौद्ध हैं और 5 जो आपके जैन गुफाएं हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अजंता एलोरा गुफाओं को जो है यूनेस्को की सूची में भी जो है वो शामिल किया गया, और कब, तो इसे 1983 में जो है यूनेस्को की सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो होते हैं ना ये आपके अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 32 की बात कर ले तो ये जो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, और देखिए उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट जो है आपके 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सेकंड आपका जो है परमादेश, थर्ड आपका प्रतिषेध, फोर्थ आपका उत्प्रेषण और फिफ्थ आपका एक अधिकार परीक्षा। ये जो आपके 5 जो है वो रिट जो है वो जारी किए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा टर्म जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका थ्रो, सेंचुरी, हैट्रिक और स्प्रिंट जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्प्रिंट टर्म है ना ये आपके रनिंग से संबंधित है, ना कि क्रिकेट में इसका कोई भी उपयोग किया जाता है। तो स्प्रिंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है। ये जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न दिया गया था, जिसमें कथन 1 में आपका दिया गया था कि लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सेकंड कथन में आपका दिया गया था कि भूपेन हजारिका को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो कथन है ना आपके सही जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भूपेन हजारिका जी को जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका जिसमें भी बोथ यानी एक और दोनों सही जो दिया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शतरंज में सेटलमेंट जो होता है ना शब्द उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए शतरंज में जो आपका सेटलमेंट होता है ना उसे जो है आपका जीत जो है वो कहा जाता है। तो जीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए सेटलमेंट जो होता है ना एक तरह का ये आपका ड्रॉ होता है, एक आपका खेल होता है कि ड्रॉ हो जाता है, और एक होता है कि ज़बरदस्ती टाइप का जो ड्रॉ होता है उसे ही जो है सेटलमेंट जो वो कहा जाता है। तो जीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि आप विदेश में माल बेच रहे हैं तो इसे जो है क्या कहा जाएगा। तो देखिए विदेश में अगर माल बेचा जा रहा है ना तो इसे जो वो निर्यात जो है वो कहा जाता है। तो निर्यात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ना ये विद्युत के क्या होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं या फिर ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए जो आपके नॉन मेटल्स यानी अधातु जो होते हैं ना ये विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज जो है इन पे होता है। तो ऋणात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्योंकि जो अधातुएं होते हैं ना, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जो है ये आपके ऋणायन जो वो बनाते हैं। इसके अलावा अगर धातु की बात कर ले तो ये जो आपके परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो है ये आपके धनायन बनाते हैं, यानी इन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वायुसेना के जो है आपके उप प्रमुख कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके वायुसेना के उप प्रमुख है ना, ये आपके एयर मार्शल अमरप्रीत हैं। तो अमरप्रीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अमरप्रीत है ना, ये आपके वायुसेना के 47वें उप प्रमुख जो वो बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 19 क्लोज 1 का बी जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 19 क्लोज 1 का जो बी है ना, ये सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से जो है एकत्रित होने का एक मौलिक अधिकार जो वो प्रदान करता है। तो ये जो आपका इससे संबंधित है। वहीं अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए की बात कर ले तो ये जो आपका सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो वो प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नवजोत कौर ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए नवजोत कौर की बात कर ले तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इन्हीं से मिलता जुलता एक और आपका नाम है हरमनप्रीत कौर का। तो देखिए ये जो आपका हरमनप्रीत कौर है ना, ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था चवथ ई बाजार ये जो है किस राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए चवथ ई बाजार जो है ये गोवा राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में ओसुअरी जो पर्व है ना, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में जो वो मनाया जाता है। तो देखिए ओसुअरी पर्व की बात कर ले तो ये आपका अंडमान निकोबार में जो ये मनाया जाता है। तो निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जयदेव का जो गीत गोविंद है ना, ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए गीत गोविंद की बात कर ले तो ये आपका ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गीत गोविंद की बात कर ले तो ये जो आपका 12वीं शताब्दी में लिखा गया एक ऐसी काव्य रचना है जो हमें भगवान कृष्णा और राधा रानी के प्रेम के बारे में बताती है। और ये जो काव्य रचना है ना, ये आपके जयदेव के द्वारा जो वो लिखा गया था। और इसमें जो आपके गीत गोविंद में जो है टोटल आपके 12 अध्याय हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर अब हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका पुष्प का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून और प्रहूप ये सब पुहूप ये सभी जो होते हैं पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निर्विवाद का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए निर्विवाद का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका विवाद होता है। तो विवाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नज़रबंद करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए नज़रबंद करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, या तो आपका कैद करना होता है, हिरासत में रखना, बंदी बनाकर रखना या नज़रों पर जादू करना, ये जो आपका सही मुहावरा होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका परोक्ष का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए परोक्ष के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, ये तो आपका गोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित और गुप्त होता है। तो ऑप्शन में आपका गुप्त दिया गया था। तो गुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऋतु का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए ऋतु जो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दूध का जो है तद्भव शब्द पूछा गया था। तो देखिए दूध का जो तद्भव शब्द होता है ना, वो आपका दुग्ध होता है। तो दुग्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सफ़ेद कपड़े पर फिल इन द ब्लैंक्स लग गया है। तो सफ़ेद कपड़े पर क्या लग गया, तो दाग लग गया है। तो दाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मखमली जूते मारना, इसका जो है मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए मखमली जूते मारना, इसका जो सही अर्थ होता है ना, वो मीठी बातों से लज्जित करना होता है। तो मीठी बातों से लज्जित करना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बेशर्म का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए बेशर्म का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका शर्म होता है। तो शर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड राज्य में मनाया जाता है।
तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हॉर्नबिल त्यौहार को जो है ये आपका त्योहारों का त्यौहार भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका हॉर्नबिल त्यौहार है ना, ये आपका 10 दिनों तक मनाए जाने वाला जो है नागालैंड का एक त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नागालैंड के अन्य त्यौहार की बात कर ले, जैसे कि मुआसू फेस्टिवल, ये जो आपका एओ जनजाति के नागालैंड के जनजाति के द्वारा जो है ये आपका मनाया जाता है। इसके अलावा सेकरनई फेस्टिवल की बात कर ले तो देखिए सेकरनई फेस्टिवल जो है ये आपके आगामी जनजाति के द्वारा जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। और देखिए ये भी जो आपका सेकरनई फेस्टिवल है ना, ये आपका नागालैंड में 10 दिनों तक इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा बांस दिवस समारोह, ये जो आपका आंगमून ये जो आपका बांस दिवस जो समारोह है ना, ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा आंगमोंग फेस्टिवल जो है ये आपके संगटम जनजाति के द्वारा जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। आओलंग फेस्टिवल की बात कर ले तो ये भी आपका नागालैंड का जो है एक त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे जो है ब्रह्मोत्सव उत्सव के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका ब्रह्मोत्सव उत्सव है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल की बात कर ले तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जो है ये आपका, मैं आपको बता दूं कि लद्दाख ऑप्शन में रहे तो लद्दाख आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बोहाग बिहू की बात कर ले तो देखिए बोहाग बिहू जो है ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है। छठ पूजा जो ये आपका बेसिकली बिहार राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में भी जो है ये आपका छठ पूजा जो है वो मनाया जाता है। बस्तर दशहरा की बात कर ले तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा कार्निवल फेस्टिवल की बात कर ले तो ये आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। जन्माष्टमी की बात कर ले तो गुजरात में, गुगा नौमी जो है ये आपका हरियाणा राज्य में, गोची फेस्टिवल जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, करम फेस्टिवल झारखंड में, उगादी जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है और ओणम जो है ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेग यानी वेलोसिटी का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए वेलोसिटी का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो आपका मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वेग की बात कर ले तो देखिए विस्थापन की दर को जो है ये आपका वेग जो है वो कहा जाता है। और वेग किस प्रकार का राशि है, तो देखिए वेग जो है एक आपका सदिश राशि है, यानी वेग में जो है आपके दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों जो है आपका ये होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर संवेग का पूछा जाए यानी मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो देखिए मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है ना, ये आपका केजी मीटर पर सेकंड होता है। वहीं अगर त्वरण यानी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट पूछा जाए तो देखिए त्वरण का जो ऐसा यूनिट होता है ना, ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर वॉलीबॉल का पूछा जाए तो देखिए वॉलीबॉल में जो आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में जो है आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की बात कर ले तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। वहीं अगर खो खो की बात कर ले तो खो खो में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गीता महालिक ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए गीता महालिक की बात कर ले तो ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए गीता महालिक को जो है 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2010 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए उड़ीसा के जो पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक थे, इनका नाम जो था ये आपका केलुचरण महापात्रा था। और केलुचरण महापात्रा को जो है 2000 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपका उड़ीसा के जो है पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा केलुचरण महापात्रा को जो है 1989 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1972 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि समवर्ती सूची ये जो है कौन सी अनुसूची में आता है। तो देखिए समवर्ती सूची की बात कर ले तो ये जो आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 7वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 7वीं अनुसूची में जो है आपके 3 सूची आ जाते हैं, जो कि आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो आपका 3 सूची आ जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संघ सूची और राज्य सूची ये जो आपका कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। और ये जो आपका समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि वर्तमान में संघ सूची में जो है कितने विषय हैं। तो देखिए वर्तमान में संघ सूची में जो है आपके टोटल 100 विषय हैं। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी मूल रूप से जो है संघ सूची में कितने विषय थे, तो वो आपके 97 थे। और महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से आ जाते हैं आपके संघ सूची में। तो देखिए पहला आपका रक्षा, विदेश, रेलवे, राजमार्ग, लॉटरी, निगम कर, जनगणना, आयकर और डाकघर, ये सभी जो है ना ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं अगर राज्य सूची की बात कर ले तो देखिए राज्य सूची में मूल रूप से जो आपके 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में राज्य सूची में जो है आपके 61 विषय हैं। और ये आपके महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं राज्य सूची के। तो देखिए आपके पुलिस, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके अलावा कृषि, मत्स्य कृषि, आय पर कर, ये सभी जो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर समवर्ती सूची की बात कर ले तो देखिए मूल रूप से जो है आपके 47 समवर्ती सूची में जो आपके विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो आपके समवर्ती सूची में विषय हैं वो आपके 52 विषय हैं। और महत्वपूर्ण विषय की बात कर ले तो देखिए शिक्षा, बिजली, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसके अलावा मूल्य नियंत्रण, विवाह और तलाक, ये सभी जो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम जो एशियाई खेल का आयोजन है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्रथम जो एशियाई खेल हुआ था ना, ये आपका 1951 में हुआ था। और ये आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि अब तक जो है भारत में कितने बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो देखिए अब तक भारत में जो है ये 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो पहली बार तो आपका 1951 में किया गया था और दूसरी बार जो आपका 1982 में किया गया था। और ये जो आपका 1982 में भी किया गया था ना, वो भी आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले हाल ही में जो आपका एशियाई खेल हुआ है, यानी जो आपका 2022 में ना होकर 2023 में हुआ है, जो कि आपका कोविड-19 की वजह से 2023 में हुआ था, जो कि आपका 19वां संस्करण था। और ये जो आपका 19वां संस्करण हुआ था ना, ये आपका होंगजाओ चीन में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें भारत के तरफ से आपके जो है ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन रहे थे। तो देखिए 2022 के एशियन गेम्स में आपके जो ओपनिंग सेरेमनी में जो आपके ध्वजवाहक रहे थे ना, ये आपके हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन रही थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर क्लोजिंग सेरेमनी में आपके जो है ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो ये आपके PR श्रीजेश रहे थे। वहीं अगर बात कर ले भारत पदक तालिका में जो है कौन से स्थान पर रहा था, तो देखिए 2022-23 के एशियन गेम्स में पदक तालिका में जो है भारत 4थे पायदान पर रहा था। भारत के द्वारा जो है टोटल 107 पदक जो है वो जीते गए थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है एक बार ये जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसे आप राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं, वो आपका 2010 में जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कथन पर आधारित जो आपका प्रश्न पूछा गया था, जिसमें एक आपका स्टेटमेंट दिया गया था कि तोताराम शर्मा का जो संबंध है ना, ये पखावाज से है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि जाकिर हुसैन का जो संबंध है ना, ये बांसुरी वाद्ययंत्र से है। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना जाकिर हुसैन वाला, ये आपका गलत दिया गया है। क्योंकि जाकिर हुसैन जो है ये आपके प्रसिद्ध तबला वादक है, ना कि बांसुरी वादक है। तो ऑप्शन 1 जो आपका सही है, यानी ऑप्शन 1 जिन्होंने भी लगाया होगा कि ऑप्शन 1 सही है, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1990 में वार्षिक योजना के समय जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू नहीं हो पाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में जो है
8वीं पंचवर्षीय योजना को जो है शुरू नहीं किया गया था और इसके जगह पे जो आपका वार्षिक योजना को जो वो शुरू किया गया था, जिसका अवधि जो है ये आपका 1990 से लेकर जो है 92 तक रहा था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना ये आपका 1992 से 97 तक रहा था और ये जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था और ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है 1 जनवरी 1995 को WTO यानी भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है ये सदस्य बना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गरीबी अनुपात 2011-12 में बिहार राज्य में जो है कितने % लोग जो थे ये गरीब थे। तो देखिए गरीबी अनुपात 2011-12 में बिहार राज्य में जो आपके टोटल 33.7% जो लोग थे ना ये आपके गरीब थे। तो 33.7% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हाल ही में जो आपका नीति आयोग के द्वारा जो है आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी जो है आपका मल्टी डायमेंशनल जो इंडेक्स जारी किया गया था ना 2021 में, वो आपका बिहार का जो है देश का सबसे गरीब राज्य का जो दर्जा है ना वो दिया गया है। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार जो ये कब जारी किया गया था, तो ये आपका 2021 में जारी किया गया था पहली बार। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में सबसे गरीब राज्य का जो दर्जा है ना ये किसे दिया गया था, तो ये आपका बिहार राज्य को जो है वो दिया गया था। और सबसे कम गरीब अगर बात कर ले तो देखिए इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार जो है 51.91% के साथ जो है सबसे आबादी वाला गरीब राज्य था, जबकि केरल जो है ये देश का सबसे कम जो है वो गरीब राज्य है। इसकी केवल जो आपका 0.71% जो है आबादी गरीब है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन या फिर संगठन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन की जो स्थापना है ना ये आपके 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल पूछा गया था। तो देखिए पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका फील्ड हॉकी है। तो फील्ड हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था। तो देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका कबड्डी है। वहीं अगर नेपाल के राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो ये आपका वॉलीबॉल है। और चीन का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो देखिए चीन का जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका टेबल टेनिस है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जापान का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, आप ये कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हु वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पोता कौन थे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पोता की बात कर ले तो ये जो आपके सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे का नाम था ना ये बिंदुसार था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जो है मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में जो है वो किया गया था। तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपके मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। और दूसरे जो शासक थे ये आपके बिंदुसार थे। और तीसरे जो शासक थे ना ये आपके सम्राट अशोक थे। वहीं अगर बात कर ले मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है तो देखिए बृहदत्त जो थे ना ये मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक थे, जिसकी हत्या जो ये आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो किया गया था। और मौर्य वंश के बाद जो है ये आपका शुंग वंश आया था। तो इतने बात जो आपको ध्यान में रखना है। और मौर्य वंश का जो शासनकाल है ये कब से कब तक रहा था, तो देखिए 322 ईसा पूर्व से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वैभव फेलोशिप योजना ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए वैभव फेलोशिप योजना की बात कर ले तो ये जो आपका केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा 28 फरवरी 2023 को जो है भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वो किया गया है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने कि 28 फरवरी को जो है कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कथक का शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कथक की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, यानी इसकी जो उत्पत्ति है ये आपका कथा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ जो है एक कहानी से है या फिर कथाकार या फिर कथा को नित्य रूप से कथन करने वाला, ये जो आपका इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साक्षरता यानी लिटरेसी रेट को जो है कैसे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए साक्षरता दर की बात कर ले तो ये जो आपका 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को जो वो मापता है। तो यही जो आपका साक्षरता दर की परिभाषा को जो है ये बताता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1944-45 में बॉम्बे प्लान योजना जो है ये कितने उद्योगपतियों के द्वारा जो है इसे प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा जिसके जो देखरेख जो किया गया था ना, ये आपके आदेशी दलाल की देखरेख में जो है ये योजना जो आपका प्रस्तुत किया गया था और इस योजना को जो है आपका बॉम्बे प्लान के नाम से जो वो जाना जाता था। तो 8 उद्योगपति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बॉम्बे प्लान का जो है औपचारिक नाम क्या था। तो देखिए बॉम्बे प्लान का जो औपचारिक नाम था ना, ये भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी सिद्धांत में जो है ये सम्मिलित नहीं है। तो देखिए अगर डीपीएसपी की बात कर ले तो ये आपका भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है डीपीएसपी का वर्णन जो है वो किया गया है। और देखिए इसमें जो आपके सिद्धांतों का जो है ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। तो जो भी बच्चा अगर एग्जाम देकर आया है तो आप इसके ऑप्शन जो है वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन मुझे मिला था जो कि पशुपालन जो है एक आपका दिया गया था। तो देखिए पशुपालन जो है ये आपके अनुच्छेद 48 में जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, पूछा गया था। इसके अलावा 3 ऑप्शन जो भी आपको याद है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका जो आपका नाम था ना, ये सार्ववैक की घोषणा जो है ये किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था। तो देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सार्ववैक की घोषणा जो है वो किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एकार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का एक रूप है। तो देखिए एकार्य जो है यह आपका भरतनाट्यम नृत्य को जो वो कहा जाता है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका अंगरक्षक का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अंगरक्षक का जो तत्सम शब्द होता है ना, ये आपका अंग रखा होता है। तो अंग रखा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका उच्छ्वास का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए उच्छ्वास का जो तत्सम शब्द होता है ना, वो आपका उसास होता है। तो उसास आपका यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन आया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा की बात कर ले तो ये जो आपके संतूर वादक से संबंधित है। तो संतूर वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2001 में जो है इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। और 1991 में जो है इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा जो है आपके लगातार वाद्ययंत्र और उनके वादक से जो है लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये जरूर देख कर जाइए। जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका कर्नाटक गायक से जो है ये आपका संबंधित है।
और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि संगीत के क्षेत्र में पहला जो भारत रत्न है ना, ये किसे दिया गया था। तो देखिए संगीत के क्षेत्र में पहला जो भारत रत्न है ना, ये आपके एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो इन्हें जो 1998 में दिया गया था। इसके अलावा दूसरे जो व्यक्ति थे संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले, ये आपके पंडित रविशंकर थे, जिन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पंडित रविशंकर ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इनके बाद जो है बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था 2001 में, जो कि आपके शहनाई वादक से संबंधित है। उसके बाद आपका पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008-9 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ना, ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है ये आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपके शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ये आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। अगर देखिए वीणा वादक की बात कर ले तो जिया मोइनुद्दीन डागर, अध्यागिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध ये आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। असद अली खान का संबंध जो है आपका रुद्र वीणा से है। पंडित विश्व मोहन, विश्व मोहन भट्ट, जिन्हें मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित है। वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, विजी जोग और लालागुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है ना ये आपके वायलिन वादक से है। टी.एच. विनायक राम, ई.एम. सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपका घटम से है। मृदंगम में आपके के.बी. प्रसाद, एस.वी. राजा रॉय और उमल्यापुरम शिवरामन, इनका जो संबंध है ये आपका मृदंगम से है। यू श्रीनिवास का जो संबंध है ये आपका मैंडोलिन से है। तोताराम शर्मा का जो संबंध है ये आपका पखावाज से है। अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ये आपका सुर बहार से है। ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है ना ये आपके गिटार वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डुरंड कप ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए डुरंड कप की बात कर ले तो ये जो आपका एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डुरंड कप है ना ये आपका एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे जो पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 1888 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित अन्य ट्रॉफी या फिर कप की बात कर ले तो देखिए आपका जो है रोवर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप और मडेरका कप, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके फुटबॉल खेल से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का जो निधन है ना ये कब हुआ था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी को जो है वो जाना जाता है, और इनका जो निधन है ना ये 28 सितंबर 2023 को हुआ था। और कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो ये 98 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। तो 28 सितंबर 2023 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एम.एस. स्वामीनाथन जी के जो है अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 में पद्म भूषण से, 1989 में जो इन्हें पद्म विभूषण से, और 2024 का जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये आपका नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग की जो मृत्यु है ये कब हुआ था, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 2009 में जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है।
तो देखिए अक्टूबर 2023 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है ये आपके मुनीश कपूर को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो मुनीश कपूर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आरबीआई की बात कर ले तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना है ना ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो ये कब किया गया था तो देखिए आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना ये आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है ये 7वां स्थान है। तो 7वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला स्थान कौन सा देश का है तो ये आपका रूस देश का है। सेकंड स्थान पे आपका कनाडा देश है। थर्ड स्थान पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। फोर्थ स्थान पे जो आपका चीन है। फिफ्थ स्थान पे आपका ब्राजील है। सिक्स्थ स्थान पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। 7वें पे आपका भारत देश है। 8वें पे अर्जेंटीना। 9वें पे आपका कजाकिस्तान। 10वें पे जो है अल्जीरिया देश है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अभिनव बिंद्रा ने जो है किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो है 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना उनमें जो है ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यानी निशानेबाजी में जो है ये गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे। तो 2008 का बीजिंग ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय भी जो है वो बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा जाए तो देखिए नीरज चोपड़ा जो है ये आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संदीप कुमार का जो संबंध है ना ये किस खेल से है। तो देखिए संदीप कुमार का जो संबंध है ना ये आपका ट्रैक एंड फील्ड से और ट्रैक एंड फील्ड में भी जो ये किस इवेंट में भाग लेते हैं तो ये आपके रेस वॉकिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका रेस वॉकिंग दिया गया था। तो रेस वॉकिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना जो कि आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और संदीप कुमार जो है अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जो है पुरुषों के 10,000 मीटर रेस वॉक में जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत की तरफ से भी जो वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका संकेन त्यौहार है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के द्वारा जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो संकेन त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार की बात कर ले तो देखिए सोलंग फेस्टिवल की बात कर ले तो ये जो आपका आदि जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले जो है एक कृषि आधारित उत्सव है। सेकंड आपका तुरग्य उत्सव है जो कि आपका मोनपा समुदाय के द्वारा नव वर्ष की शुभकामनाओं के आगमन पर जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। द्री उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका आपतानी जनजातियों के द्वारा जो है ये आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। चलो लोकू की बात कर ले तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश के नोक्टे जनजाति का जो है एक रंगारंग कृषि उत्सव है। लोसर महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का जो है ये प्रतीक है और ये जो त्यौहार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। देखिए अगर पूछा जाए कि लोसर महोत्सव ये जो है कहाँ पर मनाया जाता है तो अगर ऑप्शन में लद्दाख ना दिया रहे ना तो फिर आप अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम ऑप्शन दोनों में से जो भी रहे ना तो आप उसमें जो है वो सही कर आइएगा क्योंकि ये जो लोसर महोत्सव ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बुरी बुट की बात कर ले तो देखिए बुरी बुट जो है अरुणाचल प्रदेश में न्यासी जनजाति के द्वारा जो है एक वसंत उत्सव है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक थी ना ये कितने भागों में इसका वर्णन जो वो किया गया है। तो देखिए वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका का जो ग्रंथ था ना इसे जो है 3 भागों में जो है वो बांटा गया था और इसमें जो है 5 खगोलीय सिद्धांतों का जो है वो वर्णन किया गया है। तो अगर भाग पूछा गया था तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा और कितने खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया अगर ये पूछ दिया जाए तो इसमें जो आपका 5 खगोलीय सिद्धांतों का जो है वर्णन किया गया है। इसके अलावा बात कर ले पंच सिद्धांतिका में आपके कुल जो है कितने अध्याय में जो है ये आपका विभक्त है। तो ये जो आपका कुल 18 अध्याय में जो है ये आपका विभक्त है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ये जो है किस पर आधारित थी। तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था ना, ये परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो परमाणु द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मेंडलीव की आवर्त सारणी ये जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका 1869 में जो ये प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना, ये किस वर्ष जो है जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए जर्मन पत्रिका की बात कर ले तो ये जो आपका 1872 में जो वो प्रकाशित हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है परमाणु संख्या पर जो है ऑप्शन ठीक करके आए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी था ना, ये आपका परमाणु संख्या पर आधारित था, ना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी ये किस पर आधारित था। तो ये आपका परमाणु संख्या पर आधारित था। इसके अलावा बात कर ले आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है ना, इसका प्रतिपादन ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका मोजले के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 तक फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है ये कितने हैं। तो 2023 की बात कर ले या वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना, वो आपका 11 है। देखिए मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में अनुच्छेद 51A के तहत जो है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसके अधिनियम द्वारा ही जो है आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। और बाद में आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से एक और आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना, वो आपका 11 है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये किस संविधान संशोधन और कब जोड़ा गया था। तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जात्रा ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो देखिए जात्रा की बात कर ले तो देखिए गंभीरा, धाली और जात्रा ये सभी जो आपके पश्चिम बंगाल के जो है प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर उड़ीसा का होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका जो है उड़ीसा नहीं दिया गया था। और ये जो आपका जात्रा भी जो है ये पश्चिम बंगाल का ही जो है प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर डंडा यात्रा पूछ ले तो देखिए डंडा यात्रा या फिर मोहतम यात्रा ये सभी जो आपके उड़ीसा में किए जाने वाले जो है ये आपके प्राचीनतम नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में गृह लक्ष्मी योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा दिया गया था। तो देखिए 2023 में गृह लक्ष्मी योजना जो है ना ये आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना राज्य के द्वारा भी जो है ये आपका गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा भी जो है ये गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन ऑप्शन में आपका सिर्फ कर्नाटक दिया गया था। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मोहिनी अट्टम ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा केरल का एक और आपका शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका कथकली है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम के बारे में पूछा जाए तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ये जो है किसके प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं। तो देखिए भारत के महान्यायवादी की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत जो है इन्हें जो है वो नियुक्त किया जाता है। और ये जो आपके राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत जो ये अपना पद जो है वो धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है ये कहाँ पर बम जो है वो फेंका गया था। तो देखिए 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह जो है ये आपका दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा जो कि आपका वर्तमान में संसद भवन है, यहाँ पर जो है इन्होंने जो है वो बम फेंका था। तो केंद्रीय विधानसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 के ग्रेट इमिग्रेट्स यानी महान प्रवासियों की सूची में जो है
किस पहले भारतीय मूल के अमेरिकी को जो है इसमें जो है वो शामिल किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अजय बांगा को जो है कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से जो बनाया गया था ना ये रिपोर्ट, उसमें 2023 के वर्ष में महान प्रवासियों की सूची में शामिल होने वाले जो है ये भारतीय मूल के जो है एकमात्र जो है वो व्यक्ति हैं। तो अजय बांगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर जो है ये कैसे मापी जाती है? तो देखिए बेरोजगारी दर को जो है ये आपके बेरोजगार श्रमिक से जब आप कुल श्रम बल को डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका बेरोजगारी दर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका बेरोजगारी दर है ना वो मापा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आपका जटिल का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जटिल का जो विलोम शब्द होता है ना वो सरल होता है, तो सरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है संगठन का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए संगठन का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका विघटन होता है, तो विघटन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए सोनल मानसिंह की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए सोनल मानसिंह को जो है 1992 में पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, और ये जो आपका पद्म भूषण पाने वाली जो है सबसे कम उम्र वाली जो है ये प्राप्तकर्ता भी थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह को जो है 2003 में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, और ये जो है पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला भी जो है ये बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा जो है आपके लगातार प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके जो है कलाकारों के नाम जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अगर कथक के नृत्यांगना की बात कर ले तो देखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बिंदादिंद महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और कथक ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्ण मूर्ति, वैजंती माला हो गया, मालविका सरकार, रुक्मणी देवी, एसके सरोज, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, टी बाल सरस्वती, राम गोपाल, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें प्रमुख कलाकारों में राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, स्वप्न सुंदरी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इन सभी का जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। वहीं अगर कथकली की बात कर ले तो ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें प्रमुख कलाकारों में मृणालिनी साराभाई, शांता राव, कृष्णा नायर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिव रामन, उदय शंकर, इसके अलावा बल्लोत नारायण मेनन आदि, ये सभी जो आपके कथकली नृत्य से संबंधित है। सॉरी, नारायण मेनन जो है ये आपके पूरा नाम है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओडिसी की बात कर ले तो उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें आपके जो है इंद्रानी रहमान, सोनल मानसिंह, माधवी मुद्गल, संयुक्ता पानीग्राही, किरण सहगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, प्रियवंदा मोहंती, मीनाती दास, शेरोन लोवेन और मीर्ता बारबी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। इसके अलावा अगर मणिपुरी नृत्य की बात कर ले तो यह जो आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें जो आपके झावेरी बहन, जिसमें दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये चारों बहनों को जो है झावेरी बहनें कहा जाता है। इसके अलावा रीता देवी, चारू माथुर, बिपिन सिंह, आतंब सिंह, निर्मला मेहता, साधन बोस, नल कुमार सिंह, कलावती देवी, इसके अलावा थंबल यामा और अमली सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मणिपुरी नृत्य से है। मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें आपके हेमा मालिनी, श्री देवी, रागिनी देवी, शांता रॉय, भारती शिवाजी, तारा निडुगाडी, शेषन मजूमदार, तंकमणि, गीता नायक, इन सभी का जो संबंध है ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से है।
तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सानिया मिर्जा ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सानिया मिर्जा की बात कर ले तो ये जो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, तो लॉन टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत के लॉन टेनिस के प्रमुख खिलाड़ियों की बात कर ले तो देखिए रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस, इन दोनों का भी जो संबंध है ना ये आपके लॉन टेनिस से है। इसके अलावा मनिका बत्रा के बारे में पूछा जाता है तो देखिए मनिका बत्रा का जो संबंध है ना ये आपका टेबल टेनिस से है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के बाद दो पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ना ये क्या रहा था। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था और इसकी जो अवधि है ये आपका 1956 से 61 तक रहा था। उसके बाद जो आपका तीसरी योजना आया था तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना ये आपके 1961 से लेकर जो है 1966 तक रहा था, यानी 1956 से 1966 तक रहा था। तो ये जो आपका 10 वर्षों की अवधि रही थी, तो 10 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो है सरकार ने योजना अवकाश जो है वो घोषित किया था। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले जो है ये आपका योजना अवकाश जो है वो घोषित किया गया था। और योजना अवकाश का जो अवधि रहा था ये कब से कब तक रहा था। तो देखिए योजना अवकाश जो है ये आपका 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। और ये जो आपका योजना अवकाश हुआ क्यों था, तो देखिए इसका जो मुख्य कारण था ना, एक तो आपका 1962 का चीन भारत का जो युद्ध हुआ था इसके कारण जो है आपका योजना अवकाश हुआ था। एक आपका भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है ये आपका 1965 में हुआ था। और इसके अलावा संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई के कारण भी जो है ये आपका योजना अवकाश हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या फिर आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 137 है ना ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्णय या फिर आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 137 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 106वां संविधान संशोधन, जिसे जो है महिला आरक्षण विधेयक 2023 या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका 106वां जो संविधान संशोधन है ना ये अधिनियम लोकसभा में जो है ये कब पारित हुआ था। तो देखिए ये जो आपका 106वां जो संविधान संशोधन है ना और कौन सा विधेयक है, तो ये जो आपका 128वां संशोधन विधेयक है। और ये जो आपका 106वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, तो ये जो कानून है ना ये महिलाओं के लिए सीधे निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो है 33% सीट आवंटित करने का जो प्रावधान है ना वो इस अधिनियम के तहत जो वो किया गया है। और ये जो आपका 106वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका 20 सितंबर 2023 को जो है लोकसभा ने विधेयक को पक्ष में 454 और विपक्ष में आपके जो है 2 वोटों के साथ जो है इसे पारित जो वो कर दिया गया था। तो लोकसभा में आपका पूछा गया था, तो ये आपका 20 सितंबर 2023 को जो वो पारित कर दिया गया था। तो 20 सितंबर 2023 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो देखिए राज्यसभा में इस विधेयक को जो है 21 सितंबर 2023 को जो वो आपका पारित कर दिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर जो वो कब किया गया था, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा 28 सितंबर 2023 को जो है इस विधेयक पर जो है हस्ताक्षर कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान को किसने जो है हाथ से लिखा था। तो देखिए भारतीय संविधान को हाथ से जो है ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2024 के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में जो है ये किसे बनाया गया है। तो देखिए 2024 में जो आपका लोकसभा चुनाव होगा ना उसके लिए जो आपका राष्ट्रीय आइकन जो है ये आपका अगस्त 2023 में सचिन तेंदुलकर को जो वो बनाया गया है। तो सचिन तेंदुलकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि 2024 में जो आपका 5 राज्यों में जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ है ना उसमें जो है आपका अक्टूबर 2023 में जो है अभिनेता राजकुमार राव जो है उन्हें भी जो है राष्ट्रीय आइकन जो है वो बनाया गया था। तो ऑप्शन में आप बताना कि आपका जो है अभिनेता राजकुमार दिया गया था या फिर सचिन तेंदुलकर दिया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये जो है कब हुआ था। तो देखिए पहला जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है ना, ये आपके 1857 में हुआ था, जिसे 1857 की क्रांति या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो 1857 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो साक्षरता दर है ना, यानी लिटरेसी रेट है, ये सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका केरल राज्य था ना, यहाँ पर पुरुष या फिर महिलाएं दोनों की जो साक्षरता दर है ना, वो सबसे अधिक रहा था। और ओवरऑल में भी जो आपका केरल जो वो अधिक रहा था, तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में जो साक्षरता दर में सबसे अधिक रहा था ना, ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार जो है वो दिया जाता है। तो देखिए मनरेगा के तहत जो है 100 दिनों का रोजगार जो है वो दिया जाता है। तो 100 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है मनरेगा के तहत इसे बढ़ाकर जो है वो आपका 125 दिन का रोजगार जो है वो कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर 2023-24 में पूछा जाए तो 125 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका मनरेगा था ना, इसे जो है पहले नरेगा के नाम से जो वो जाना जाता था, और नरेगा के नाम से ही जो है संसद के द्वारा जो है इसे पारित किया गया था। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नरेगा को मनरेगा जो है इसका नाम बदलकर कब कर दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम बदलकर जो है इस एक्ट का नाम मनरेगा यानी महात्मा गांधी जो है वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मनरेगा अधिनियम को जो है ये कब से लागू हुआ था, तो देखिए ये जो अधिनियम है ना, ये 2 फरवरी 2006 को जो है ये आपका लागू हुआ था। और ये जो है कहाँ से लागू हुआ था, तो देखिए ये जो आपका आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले का जो है अनंतपुर गांव से जो ये आपका लागू हुआ था। और टोटल आपके 200 जिलों में जो है ये आपका लागू किया गया था। इसके अलावा अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछे कि इस एक्ट को जो है कब पास हुआ था, यानी मनरेगा जो है ये एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ना वो आपका सितंबर 2005 होगा। लेकिन अगर प्रश्न में वही रहे कि मनरेगा जो है ये कब से लागू हुआ था, तो ये जो आपका 2 फरवरी 2006 को जो है ये आपका लागू हुआ था। वहीं अगर पूरे भारत में पूछ ले कि मनरेगा जो है ये पूरे भारत में जो है ये कब लागू हुआ था, तो ये आपका 1 अप्रैल 2008 को जो है पूर्ण भारत में जो ये आपका लागू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन जो है एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एल सुब्रमण्यम दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके एल सुब्रमण्यम है ना, ये आपके वायलिन वादक हैं। तो एल सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि मनु भाकर और तेजिंदर पाल सिंह इनका जो संबंध है ना, ये किस खेल से है। तो देखिए मनु भाकर जो ये आपका निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है, और तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है ये आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। तो निशानेबाजी और एथलेटिक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कंबाला उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए कंबाला उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रागे ऐतिहासिक काल को ये जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए प्रागे ऐतिहासिक काल को जो है ये पाषाण काल के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और इसे जो आपका 3 खंड यानी 3 भाग में जो है ये बांटा गया है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वो 3 खंड कौन कौन से हैं, तो पहला आपका पूरा पाषाण काल, सेकंड आपका मध्य पाषाण काल, थर्ड आपका नव पाषाण काल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्रह्मोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ब्रह्मोत्सव की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि देवदासिये ये जो नृत्य है ना, ये किस नृत्य को कहते हैं। तो देखिए देवदासी नृत्य को जो है ये भरतनाट्यम नृत्य के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो भरतनाट्यम नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मुद्रा करेंसी की आपूर्ति से जो है स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आया था। बच्चों द्वारा ये प्रश्न मुझे पूरा नहीं मिल पाया है। तो देखिए ये जो आपका मुद्रा आपूर्ति ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए किसी समय विशेष में किसी देश के प्रसार में उपलब्ध मुद्रा तथा जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को ही जो है ये आपका मुद्रा आपूर्ति जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हिंदी की बात कर लें
तो हिंदी में जो आपका आदर का पर्यायवाची शब्द आया था, तो देखिए आदर का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका समादर, सत्कार, सम्मान, इज्जत, मान, कद्र, पूज्य भाव और प्रतिष्ठा, ये सभी जो होते हैं आदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो आंख बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आंख बंद कर लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वो किसी गलत काम को होते हुए देखकर भी जो है न देखना, या फिर किसी गलत काम को करते हुए देखकर भी जो है उसे रोकने का प्रयास न करना, ये जो है आंखें बंद कर लेना का जो है सही मुहावरा होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए जाकिर हुसैन की बात कर ले तो ये जो आपका तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था, तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है ना, ये भारत में आयोजित किया गया था, और भारत के किन 3 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था और किन स्थलों पर आयोजित किया गया था? तो देखिए 3 शहर की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, और भुवनेश्वर में कहाँ पर? तो ये जो आपका कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। दूसरा जो आपका था वो आपका गोवा के मारगांव में आयोजित किया गया था, और मारगांव के किस स्टेडियम में? तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तीसरा जो है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित किया गया था, और नवी मुंबई के किस स्टेडियम में? तो ये आपका DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका नवी मुंबई में खेला गया था, जो कि आपका 7वां संस्करण था, और इसका जो फाइनल मैच है ये आपका स्पेन और कोलंबिया के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें जो विजेता टीम रहा था ये आपका स्पेन देश रहा था, और उप विजेता जो ये आपका कोलंबिया देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि टेम्परेचर का जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था, यानी तापमान का जो ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो आपका केल्विन होता है, तो केल्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसके जो है ऐसा यूनिट्स देख लेते हैं, जैसे कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है, मास का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका किलोग्राम होता है, टाइम का जो ऐसा यूनिट है ये आपका सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का जो आपका केल्विन होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो ये आपका कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है ये आपका मोल होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है ना ये किस भाषा और किस लिपि में जो है ये लिखे गए थे? तो देखिए अशोक के जो अधिकांश जो शिलालेख थे ना ये आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है ये लिखा गया था, तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मदर ऑफ भरतनाट्यम ये जो किसे कहा जाता है, यानी भरतनाट्यम का जो जननी है ना ये किसे कहा जाता है? तो देखिए भरतनाट्यम का जो जननी है ये रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल से जो आपके लगातार प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इनसे पहले पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो है 1956 में पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1957 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया जा चुका है। अब कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो प्रश्न था ना वो कुडियाट्टम से था, यानी कुडियाट्टम के जो है यानी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से जो है कौन से कुडियाट्टम प्रदर्शन कला से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं? तो देखिए कुडियाट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक पारंपरिक जो है ये आपका प्रदर्शन कला है, और इसमें प्रमुख कलाकारों में जो है आपके मणि माधव चाक्यार आ जाते हैं, अमानूर माधव चाक्यार आ जाते हैं, मुझी कुक्कम कोचुकन चक्यार आ जाते हैं। इसके अलावा एक और आपका नाम है मणि दामोदरा चक्यार। ये सभी जो आपके हैं ना कुडियाट्टम कलाकारों से संबंधित है। तो इन 5 या 4 में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संविधान का अनुच्छेद 126 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 126 की बात कर ले तो ये जो आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है लिटरेसी रेट पूछा गया था। और देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ना कि 15 वर्षों से अधिक जो आपके वयस्क जो आपके होते हैं ना उसमें जो है उसका जो है लिटरेसी रेट पूछा गया था। तो देखिए 15 प्लस वयस्क की भी पूछा जाए या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो साक्षरता दर रहा था ना लिटरेसी रेट वो आपका 74.04% ही रहा था। अगर ऑप्शन में 74.04% नहीं दिया गया होगा तो 73 पॉइंट समथिंग कुछ आपका दिया गया होगा। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पुरुष का साक्षरता दर जो है ये कितना प्रतिशत रहा था। तो ये आपका 82.14% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना ये आपका 65.46% रहा था। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका केरल राज्य रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 की सूची से जो है वो हटा दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है आपके नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं जो वो प्रदान किया गया था। और इसमें जो छठी स्वतंत्रता था ना वो आपका संपत्ति की स्वतंत्रता था जिसे जो आपका अनुच्छेद 19 से जो इसे हटा दिया गया है। और ये जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था ना इसे जो है 19 के क्लोज 1 के जो आपका ऐप में रखा गया था। तो ये इसे ही जो है वो हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है ये आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो ये जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1978 में हुआ था। और इसके तहत जो हमारे संविधान से संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया। और ये जो आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार जो कि आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर है और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बेरोजगारी का जो है मुख्य कारण पूछा गया था। तो देखिए बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है ना ये तो आपका बढ़ती जनसंख्या है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी ये भी आपका बेरोजगारी का जो है एक मुख्य कारण है। इसके अलावा अपर्याप्त नौकरी के अवसर, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश जो है ये आपके शामिल है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लूर की बात कर ले तो यह जो आपका हरियाणा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो त्यौहार है ना ये फूलों के त्यौहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका फुलाइच उत्सव है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश में फूलों का त्यौहार के रूप में जो इसे मनाया जाता है। तो फुलाइच उत्सव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फुलाइच उत्सव ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दीपिका पल्लिकल ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दीपिका पल्लिकल की बात कर ले तो ये जो आपका स्क्वॉश खेल से संबंधित है। तो स्क्वॉश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में त्रिपुरा के किस व्यक्ति को जो है मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो है आपके 106 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसमें 6 को जो है पद्म विभूषण, 9 को जो है आपके पद्म भूषण और आपके टोटल 91 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिसमें अगर पद्मश्री की बात कर ले तो 2 व्यक्तियों को जो है त्रिपुरा राज्य से जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिसमें मरणोपरांत की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लोक मामले में त्रिपुरा राज्य से मरणोपरांत जो है ये आपके श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को जो वो सम्मानित किया गया है।
है तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य के एक और आपके व्यक्ति को जो है आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनको सामाजिक कार्य में जो है जिनका जो नाम है ना ये विक्रम बहादुर जमातिया है और इन्हें सामाजिक कार्य में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में कुश्ती के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो कितनी होती है। तो देखिए ओलंपिक में तो यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए कुश्ती के लिए जो आपका कोई भी जो आयु है ना वो निर्धारित नहीं किया गया और ऐसा कोई भी बात जो है वो नहीं किया गया है, तो ओलंपिक तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। विश्व चैंपियनशिप के लिए अगर न्यूनतम उम्र की बात कर ले तो ये आपका 17 वर्ष है। ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि विश्व चैंपियनशिप के लिए भी जो है आपका कोई न्यूनतम उम्र जो है वो नहीं रखा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 17 वर्ष में जो है ओलंपिक के लिए आप विश्व चैंपियनशिप के लिए जो है आप जो है कुश्ती में जो है वो आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए 17 वर्ष जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लीटन के समय 1878 से 80 के बीच जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लीटन के समय जो आपका 1878 से 80 के बीच जो है ये आपका आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लड़ा गया था, यानी दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो आंग्ल अफगान युद्ध जिन्होंने भी ऑप्शन बी को टिक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका नाबार्ड से पूछा गया था, नाबार्ड से एग्जैक्टली प्रश्न बच्चों द्वारा मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। और इसकी स्थापना जो है वो कब किया गया था, तो देखिए इसकी जो स्थापना ये आपका 30 मार्च 1979 को जो है श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में जो है इसे जो है वो गठित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर अब हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका बदमाश का विलोम शब्द पूछा गया था, कुछ बच्चों ने बताया कि बदमाश का विलोम शब्द पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि बदमाश का जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा गया था। तो देखिए बदमाश के अगर विलोम शब्द की बात कर ले तो ये आपका शरीफ होता है, तो शरीफ आपका करेक्ट आंसर होगा। कछुआ का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था, तो देखिए कछुआ का जो तत्सम शब्द होता है ना ये आपका कच्छप होता है, तो कच्छप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आरती का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था, तो देखिए आरती का जो तत्सम शब्द होता है ना ये आपका आरात्रिका होता है, तो आरात्रिका आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बदमाश के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है बदमाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बदमाश के अगर पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए गुंडा, लुच्चा, लफंगा, आवारा, इसके अलावा उपद्रवकारी, सोहदा, अत्यायी, कलहकारी, अत्याचारी, आतंकी, उदंड और दुष्ट, ये सभी जो होते हैं आपके बदमाश के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा खिड़की का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अगर खिड़की के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए झरोखा, इसके अलावा रोशनदान, गवाच, दरीचा और बारी, ये सभी जो आते हैं खिड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शहरी का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए शहरी का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका ग्रामीण यानी गांव होता है, तो ग्रामीण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाजिर का जो है विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए हाजिर का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका गैर हाजिर होता है, तो गैर हाजिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो रात में घूमने वाला के लिए जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, तो देखिए रात्रि में घूमने वाले को जो है यह आपका निशाचर जो वो कहा जाता है, तो निशाचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए अपना घर समझना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो संकोच न करना या फिर दूसरे के घर को भी जो है अपना ही मान लेना, ये जो है सही अर्थ होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।